इमेजिन करो कि आपके अपने ही देश के अंदर कुछ लोग क्वाइटली बैठकर एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जो किसी बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो। कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा, कोई आर्मी मूवमेंट नहीं, फिर भी एक इनविजिबल वॉर धीरे धीरे बिल्ड हो रही हो। और जब एजेंसीज को इसका अंदाजा लगे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। 2014 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब NIA की इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा ISIS लिंक्ड इंडिया मॉड्यूल एक्सपोज किया जिसने इंटरनल सिक्योरिटी को अंदर तक हिला दिया। ये कहानी सिर्फ टेररिज्म की नहीं है, ये कहानी है एक साइलेंट रेडिकलाइजेशन की, एक ऐसी कोवर्ट प्लानिंग की जो ऑनलाइन शुरू हुई लेकिन रियल वर्ल्ड में डेडली बन सकती थी। 2014 में जब दुनिया IS के राइज से ऑलरेडी शॉक में थी, उसी समय इंडिया में भी कुछ इंडिविजुअल्स सीक्रेटली इस ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़ रहे थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये कोई बॉर्डर एरियाज में नहीं बल्कि देश के अंदर अर्बन सिटीज में क्वाइटली ऑपरेट कर रहे थे। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब इस केस में घुसी तो उन्हें सिर्फ कुछ सस्पेक्ट्स नहीं मिले बल्कि एक पूरा हिडन नेटवर्क मिला जिसकी प्लानिंग बहुत डीप और ऑर्गेनाइज थी। 2013-2014 का समय ग्लोबल टेररिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मिडिल ईस्ट में IS तेजी से राइज कर रहा था। सीरिया और इराक में उसने अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफेट एस्टैब्लिश कर ली थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके IS दुनिया भर के युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा था। ट्विटर, फेसबुक, इनक्रिप्टेड चैट्स, ये सब रिक्रूटमेंट टूल्स बन चुके थे। इंडिया में भी कुछ आइसोलेटेड केसेस सामने आने लगे थे जहां कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे या सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। हालांकि उस समय तक ये माना जाता था कि इंडिया रिलेटिवली सेफ है इस तरह के लार्ज स्केल IS इन्फ्लुएंस से, लेकिन एजेंसीज को धीरे धीरे सिग्नल्स मिलने लगे कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ सिंपैथाइजर्स नहीं थे, वे एक्टिवली कनेक्टेड थे। और यहीं से शुरू हुई एक साइलेंट इन्वेस्टिगेशन। 2014 में NIA को कुछ इनपुट्स मिले। इनिशियली ये इनपुट्स स्कैटर्ड थे, कुछ सस्पिशियस ट्रैवल पैटर्न्स, कुछ ऑनलाइन चैट्स और कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस। शुरुआत में ये अलग अलग इंसिडेंट्स लग रहे थे, लेकिन जब इनको कनेक्ट किया गया तो एक पैटर्न उभरने लगा। NIA ने सर्वेलेंस शुरू की, डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक किए गए और धीरे धीरे एक हिडन मॉड्यूल सामने आया। ये लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में थे लेकिन एक कॉमन आइडियोलॉजी और डायरेक्शन से जुड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सिर्फ IS से इंस्पायर नहीं थे बल्कि एक्टिवली उनसे कांटेक्ट में थे। इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिकेशन हो रहा था, इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, रिक्रूटमेंट हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, ये लोग सिर्फ बाहर जाकर ज्वाइन करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे बल्कि इंडिया के अंदर भी कुछ करने की तैयारी में थे। रेड्स शुरू हुई, सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, उनके डिवाइसेस जब एनालाइज किए गए तो जो मिला उसने एजेंसीज को हिला दिया। मैप्स, टारगेट्स, कोडेड मैसेजेस और डिटेल्ड प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड सेल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये सब इतने क्वाइटली कैसे हो रहा था? कोई बड़ी फंडिंग ट्रेल नहीं, कोई ऑब्वियस ट्रेनिंग कैंप्स नहीं, फिर भी इतनी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कैसे पॉसिबल थी? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पूरा नेटवर्क लार्जली डिजिटल था। रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन हो रहा था, कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड एप्स पर हो रही थी और कोऑर्डिनेशन डिसेंट्रलाइज था। यानी कोई सिंगल लीडर नहीं था जिसे पकड़कर पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सके। हर मेंबर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता था, लेकिन एक कॉमन गोल के साथ। कुछ सस्पेक्ट्स के पास से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें स्पेसिफिक लोकेशंस और सिंबॉलिक टारगेट्स का जिक्र था। ये संकेत दे रहे थे कि फ्यूचर में अटैक्स की प्लानिंग हो सकती थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन अनक्लियर थी। यही अनसर्टेनिटी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि एजेंसीज को नहीं पता था कि नेक्स्ट मूव कब और कहां हो सकता है। और इसी वजह से ये केस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक टिकिंग बॉम्ब जैसा बन गया। इस पूरे मामले को लेकर कई थियरीज सामने आई। पहली थियरी ये थी कि ये पूरी तरह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था, यानी IS ने डायरेक्टली इंडिया में नेटवर्क बिल्ड किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि लोकल एलिमेंट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरी थियरी ये थी कि ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स का ग्रुप था, लेकिन एविडेंस ने सजेस्ट किया कि ये एक लार्जर इकोसिस्टम का हिस्सा था जहां मल्टीपल स्मॉल सेल्स एग्जिस्ट कर सकते थे। तीसरी और सबसे डिस्टर्बिंग थियरी ये थी कि फ्यूचर में ऐसे मॉड्यूल्स और भी बन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल रेडिकलाइजेशन को कंप्लीटली कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस केस ने एक नई रियलिटी सामने रखी। टेररिज्म अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, ये साइकोलॉजिकल और डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है और इसमें एनिमीज इनविजिबल होते हैं। 2014 का ये ISIS इंडिया मॉड्यूल केस सिर्फ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। इसने दिखाया कि इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स अब ट्रेडिशनल नहीं रहे। दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो आपके आसपास ही क्वाइटली ग्रो कर रहा होता है। NIA की टाइमली एक्शन ने एक पोटेंशियल डिजास्टर को रोका, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। क्या हम फ्यूचर में ऐसे थ्रेट्स को पहले ही पहचान पाएंगे? क्योंकि जब प्लानिंग कोवर्ट हो, कम्युनिकेशन इनविजिबल हो और आइडियोलॉजी डीपली एम्बेडेड हो, तब फाइट सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, बल्कि अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और कांस्टेंट विजिलेंस से जीती जाती है।
और यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी सीख है।